नमस्कार, बीच बहस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगेंद्र सिंह देवल। विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनात् धर्मम, ततः सुखम। विद्या ही वह कुंजी है जो मनुष्य के विकास के वे तमाम रास्ते खोलती है, जिससे वह जीवन पथ पर खुद का और दूसरों का अंधकार मिटाते हुए निरंतर आगे बढ़ता है। शिक्षा का सदैव से ही मानव जीवन में एक बड़ा महत्व रहा है, लेकिन जिस तरह से धीरे धीरे समाज और परिवेश की संरचना और कार्यों में बदलाव आता गया, उसी के अनुरूप शिक्षा व्यवस्थाओं और नीतियों में भी बदलाव आया है। इसी क्रम में हाल ही में भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य 21वीं सदी की ज़रूरतों के अनुकूल स्कूल और कॉलेज की शिक्षा को अधिक समग्र और लचीला बनाना है, ताकि भारत को ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाया जा सके। नई शिक्षा नीति जहां सबके लिए आसान पहुंच, समानता, गुणवत्ता और जवाबदेही के आधारभूत स्तंभों पर आधारित है, वहीं यह नीति सतत विकास लक्ष्यों के अनुकूल भी है। नई शिक्षा नीति के विभिन्न पक्षों पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान के शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी। स्टूडियो में डोटासरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गोविंद जी, आप राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं, इसलिए पहला सवाल आपसे यही बनता है कि राजस्थान नई शिक्षा नीति के लिए कितना तैयार है? हमारी पहले से जो शिक्षा नीति चल रही है 1986 में स्वर्गीय राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे तब आई थी, और उसी के पैटर्न के ऊपर हम लोग शिक्षा में काम कर रहे हैं। लेकिन अभी एनडीए गवर्नमेंट ने जो शिक्षा नीति का जो ड्राफ्ट लेकर के आए थे, हमने हमारी तरफ से सुझाव भी दिए थे और जो लागू की गई है। विभिन्न सरकारें अपने अपने समय के ऊपर अपनी नीतियों में बदलाव करती रहती हैं और समय की आवश्यकता के अनुरूप उसमें बदलाव होते भी रहते हैं। उसमें कई कमियां खामियां होती हैं तो विभिन्न स्तरों के ऊपर उसके ऊपर जो संशोधन भी किए जाते हैं। मैं समझता हूँ ये जो हमारी शिक्षा नीति आई है, ये शिक्षा नीति काफ़ी मायने में हमारी 1986 की जो शिक्षा नीति है उसी के इर्द गिर्द घूमती है। थोड़े बहुत जो बदलाव जो दिखाए गए हैं, मैं समझता हूँ उसमें जो बीएड का 4 साल का पाठ्यक्रम होना एक साथ, बाकी कुछ और संकुल के रूप में स्थापना होना विद्यालयों की, आदि कई ऐसे प्रावधान हैं जो नई शिक्षा नीति में हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि कोई भी पॉलिसी आती है, पॉलिसी के साथ में उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, उसकी क्रियान्विति कैसी होगी, इसके साथ साथ उसके बजटरी प्रावधान भी होने चाहिए और उसकी एक दिशा और दशा भी तय होनी चाहिए, तब जाकर के वो पॉलिसी अपने आप में सक्सेस पॉलिसी कहलाती है। जी गोविंद जी, समय के साथ साथ हर चीज़ में बदलाव की आवश्यकता होती है, लेकिन पूर्व से चली आ रही शिक्षा नीति में इस वक्त बदलाव की क्यों आवश्यकता महसूस हुई? देखिए, दोनों ही बातें हैं। कुछ 86 से लेकर के अब काफ़ी साल भी हो गए हैं। दूसरा, हर सरकार आती है तो कोई भी पॉलिसी में अपनी तरफ से अपनी जो विचारधारा हो, चाहे वो अपनी सोच हो, कुछ नया जोड़ने की चेष्टा करती है। कुछ समय की आवश्यकता भी होती है, तो कुछ अपने अपने जो है वो विचार भी होते हैं कि हमें इस तरीके से करना चाहिए। और ये आज से नहीं, हमेशा से ही होता रहा है। जब किसी भी डिपार्टमेंट की, चाहे एजुकेशन की हो दूसरे की हो, डिपार्टमेंट अपनी अपनी पॉलिसियों को रिव्यू करता रहता है और उसमें कोई चीज़ नया जोड़ना होता है या उसको कोई चीज़ अप्रासंगिक हो जाती है तो उसको हटाना होता है। तो वो सब चीज़ें होती हैं जो इस नीति में भी की गई है। जी गोविंद जी, राजस्थान एक विशिष्ट राज्य है क्योंकि यहाँ की भौगोलिक दशाएं और विविधता इसे एक अलग दर्जा प्रदान करती है, लेकिन इन विविधताओं की वजह से दूर दराज के क्षेत्रों तक शिक्षा पहुंचाना शिक्षा विभाग के लिए एक चुनौती भरा काम हो जाता है। सरकार इस कार्य को किस तरह से निभा रही है, किस सकारात्मकता के साथ सरकार इस कार्य को कर रही है? देखिए, हमारा जो राजस्थान का भौगोलिक जो परिस्थितियां हैं, जो क्षेत्रफल है, वो सारी चीज़ें इतनी दूर दूर हैं और जो 2011 में हमारा आरटी एक्ट आया उसकी पालना भी हमको करनी होती है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें जितना होना चाहिए, नई स्कूलें 1 किलोमीटर में प्राइमरी है, 3 किलोमीटर में मिडिल स्कूल है, वो चीज़ें होनी चाहिए। तो इसके लिए काफ़ी कुछ संसाधनों की आवश्यकता, वित्तीय प्रावधानों की आवश्यकता होती है। गोविंद जी, अधिकांश विकसित देशों में कुल बजट का 10% शिक्षा पर खर्च किया जाता है।
राजस्थान में राज्य सरकार बजट में शिक्षा के क्षेत्र का कितना प्रतिशत इस विषय में, इस क्षेत्र में खर्च करने के लिए प्रयासरत है और किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? एजुकेशन में जो बजट आता है उसमें 87% तो लगभग हमारी सैलरी में चला जाता है। अब 13% से आप इंफ्रास्ट्रक्चर, आईसीटी लैब्स, टीचर्स, दूसरे नवाचार आप करना चाहते हो तो बड़ा मुश्किल काम है। गोविंद जी, प्राथमिक शिक्षा की बात करें तो प्राथमिक शिक्षा बच्चे की नींव होती है। प्राथमिक शिक्षा के ड्रॉप आउट रेशियो हमेशा एक समस्या बना रहता है। जाहिर है यह समस्या आपके सामने भी जरूर आई होगी। आपने इसको किस तरह से डील किया है, किस तरह से आपने इस समस्या से उभर कर आने के प्रयास किए हैं? देखिए, जो ड्रॉप आउट बच्चे होना ये हमारी बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ सरकार की प्राथमिकता में रहना चाहिए कि ड्रॉप आउट बच्चे नहीं रहें, लेकिन ये समस्या भी हमारे लिए सबसे बड़ी है। मेरा ये मानना है, जब ये एजुकेशन पॉलिसी बन रही थी तो मैंने सुझाव दिया था केंद्र की हमारी सरकार को, मानव संसाधन मंत्री जी को। मैंने ये कहा था कि जो बच्चे 1 से 8 तक, आप 6 से 14 तक के बच्चों को मिड डे मील दे रहे हैं, लेकिन आप संकुल की स्थापना कर रहे हैं, 1 से 12 की स्कूल कर रहे हैं, तो एक बहन अगर 8वीं क्लास में पढ़ती है उसको मिड डे मील दे रहे हैं, और एक बहन 9वीं और 10वीं में पढ़ रही है उसको हम मिड डे मील नहीं दे रहे हैं। तो जिसको न्यूट्रिशन की उस एज में आवश्यकता होती है, तो ये बात उन्होंने, केंद्र ने भी हमारी बात को स्वीकार किया, और अब हमारा जो नया एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें 18 वर्ष की उम्र तक की बच्चियों को भी इसमें मिड डे मील में शामिल किया है। तो मैं समझता हूँ ये सब चीज़ें धीरे धीरे होनी चाहिए, और ये तब होंगी तभी हम जा कर के आगे हम बढ़ पाएंगे। तो निश्चित रूप से जो सुझाव हमने जो दिए थे उनमें से काफ़ी कुछ सुझाव हैं जो केंद्र की सरकार ने हमारे माने भी हैं जी। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिसमें हमारी अभी भी सहमति नहीं है, लेकिन कहीं भी कोई चीज़ ख़त्म नहीं होती है। हम रोज़ाना प्रयास करते हैं, रोज़ाना चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे, हमारे प्रपोजल्स भेजेंगे। तो मेरा ये मानना है कि केंद्र सरकार का भी ये प्राथमिकता का विषय एजुकेशन, तो निश्चित रूप से हम लोगों को आगे बढ़ने में और ज़्यादा सुविधाएँ केंद्र सरकार देगा। जी गोविंद जी, अब बात करते हैं कोरोना काल में शिक्षा की। कोरोना के समय में शिक्षा तंत्र को काफ़ी नुकसान हुआ है। इस दौरान आपने ऐसे कौन से नवाचार किए हैं जिससे शिक्षा व्यवस्था को वापस पटरी पर लाया जा सका है, और आगे किस तरह के नवाचार इस क्षेत्र में आपको नज़र आते हैं, किस तरह के नवाचार आप करना चाहेंगे जो हमें शिक्षा व्यवस्था को, हमारी शिक्षा व्यवस्था को पुनः वापस पटरी पर ला सके? देखिए, हमारे शिक्षा के सत्र में बीच में ही एग्ज़ाम्स आने वाली थी, तभी ये कोरोना आ गया, और ये वैश्विक बीमारी थी, महामारी थी एक तरीके से भी हम, और इसके आने से हमारा सारा का सारा स्कूल्स की हमको छुट्टी करनी पड़ी। टीचर्स को भी हमको कोरोना संक्रमण में रोकने के लिए लगाना पड़ा। काफ़ी असुविधा हुई, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी, और हमारी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी ने एक दिशा निर्देश दिए कि हम बच्चों को कैसे घर पे पढ़ाएं, और हमारे शिक्षा विभाग ने उसको चैलेंज के रूप में स्वीकार किया। और मैं मेरे अधिकारियों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक स्माइल प्रोजेक्ट के नाम से हमने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, और उसमें व्हाट्सएप के ग्रुप्स हमने बनाए, और व्हाट्सएप के ग्रुप से अभिभावक टीचर से जोड़ करके उनको पढ़ाने का काम किया। और केंद्र सरकार को हमने लिखा, मानव संसाधन मंत्री जी को भी लिखा और सूचना प्रसारण मंत्री जी को भी लिखा। हमने कहा कि ये जो दूरदर्शन है, ये रेडियो है, ये हमारे जो है उपक्रम है भारत सरकार के, तो इनका लाभ भी हमारे बच्चों को मिलना चाहिए ऐसे समय में। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे सूचना प्रसारण मंत्री जी को भी कि उन्होंने हमारी बात को स्वीकार किया, और पहले हमें 25 स्टेशन पर राजस्थान में रेडियोज़ को फ्री स्लॉट दिया, जिससे हम लोगों ने कंटेंट्स उपलब्ध कराए और वो किया। और उसके बाद में दूरदर्शन के लिए भी हमें स्लॉट मिला, 3.5 घंटे का स्लॉट हमको दिया गया, हमने कंटेंट्स उपलब्ध कराए, और उसके आधार पर दूरदर्शन पे भी बच्चों को हमने दिया। और अब हम और इससे आगे बढ़ करके हमने ई कक्षा नाम से एक वेदांता ग्रुप के साथ, एनजीओ के साथ मिलकर के हमारे शिक्षा विभाग के कर्मचारी जो टीचर्स हैं उनके वीडियोज़ हमने अपलोड किए हैं, कक्षा 6 से लेकर के 12 तक के। अब 1 से 5 भी इसमें हम आगे बढ़ेंगे, और वो माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लॉन्चिंग करवाना चाहते हैं 1-2-4 दिन में, जब भी समय मिल जाए। उसमें हमारा ये है कि हमारे गवर्नमेंट के टीचर जो अच्छे तरीके से बोल सकते हैं, अपनी भाषा में समझा सकते हैं, उनके हर पार्ट के ऊपर, हर चैप्टर वाइज, हर
बुक्स का हमने उनको वीडियो अपलोड कर लिया है और एक ई कक्षा नाम से हमने एक प्रोजेक्ट तैयार किया। उसके माध्यम से हम वेबसाइट पे भी देंगे, हमारी आईसीटी लैब्स के माध्यम से भी हम लोग करेंगे और यूट्यूब के माध्यम से भी करेंगे, दूरदर्शन को भी हम कंटेंट देंगे, जिससे घर बैठा बच्चा चाहे मोबाइल से हो, रेडियो से हो, आपके इससे दूरदर्शन से हो या आपके उससे कंप्यूटर से हो, उससे सबसे जो है वो इस तरीके से वो अपने कंटेंट्स को देख पाएगा और जो समस्या उसके साथ आ रही है उस समस्या को वो घर बैठे सोल्व कर पाएगा। तो मैं समझता हूँ इस दिशा में हम लोगों ने और आगे बढ़े हैं हम लोग। और स्मार्ट क्लासेज के लिए हमने प्रोजेक्ट में पीएबी में अप्रूव करा के लाए हैं। हम आईसीटी लैब्स के लिए 500 के करीब का आईसीटी लैब्स के लिए करा के लाए हैं और इन आईसीटी लैब्स के माध्यम से हम ऐसा कंटेंट्स उपलब्ध कराएंगे जिसके माध्यम से हम बच्चों को घर बैठे या स्कूल में बिना कोई टीचर के भी हम लोग उनकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और उनकी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। जी गोविंद जी, कोरोना के समय में जहाँ ऑनलाइन शिक्षा की आपने बात की, ऑनलाइन शिक्षा एक विकल्प बनकर सामने आई है, वहीं एक बहुत बड़े वर्ग के लिए महंगे स्मार्टफोन और लैपटॉप पर शिक्षा प्राप्त करना एक बड़ी समस्या भी बनकर सामने आया है। इसके लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है, किस तरह से इस समस्या का समाधान किया जाए कि एक वंचित वर्ग का बच्चा भी घर बैठे स्कूली शिक्षा है वो प्राप्त कर सके? देखिए, किसी भी बच्चे के लिए, स्कूली बच्चे के लिए केवल ऑनलाइन पे स्टडी करा करके उसको हम उसका डेवलप कर सकते हैं या उसको अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, मेरा ये मानना है कि ये संभव नहीं है। आप देखिए, आज भी हमारे बच्चे अगर बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए अमेरिका जाते हैं, दूसरे देशों में लंदन जाते हैं, जर्मनी जाते हैं, तो अगर ऑनलाइन ही सब कुछ होता तो वो वहाँ जाने की उनको ज़रूरत ही नहीं होती है। इसलिए स्कूल में पढ़ना, कॉलेज में पढ़ना वो तो होना ही होना चाहिए, लेकिन फिर भी जब ऐसी इस तरह की दिक्कत आती है, इस तरह की महामारी आती है, इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है कि हम स्कूल नहीं खोल पा रहे हैं, तो हमको विकल्प के रूप में इसको देखना चाहिए। तो इसलिए दूरदर्शन, रेडियो, हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, इसके साथ साथ ये जो ई कक्षा हमने जो एक बनाया है, जो कंटेंट्स बनाए हैं, वो उनके माध्यम से हम जो हमारे ग्राम पंचायतों में जो हमारे राजीव गांधी भवन हैं उसमें, हमारे ब्लॉक में, आईसीटी लैब्स में, हमारी डाइट्स में, इनमें सब में इस तरीके का हम जो डेवलप करें कि हम उनके माध्यम से भी टीचर्स का भी हम प्रशिक्षण करा सकें और बच्चों को भी हम पढ़ा सकें, इस तरह की व्यवस्था। लेकिन इसके लिए संसाधनों की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। हमने पीएबी में हम काफ़ी प्रोजेक्ट लेकर के गए थे, लेकिन वो हमारे स्वीकार नहीं हुए क्योंकि केंद्र में भी धन की कमी है तो राज्यों में भी है। फिर भी हमारे लिए चाहे ये चुनौती का विषय है, लेकिन हम इस चुनौती को स्वीकार करते हैं और राज्य सरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में अच्छा प्रयास कर रही है कि हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे वो घर पे बैठे रह के भी उनको एजुकेशन देनी पड़े। आपने देखा हो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हमने एग्जाम्स करवाई, रिजल्ट भी जारी कराए, डीएलईडी का जो आज एग्जाम्स का रिजल्ट हम निकाल रहे हैं, तो सारी चीज़ें थमसी गई थी, लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट ने और हमारी सरकार ने इसमें काफ़ी बेहतरी के साथ काम धीरे-धीरे वापस इसको आगे बढ़ाया। जी गोविंद जी, स्कूली शिक्षा में जहां एक समस्या ड्रॉप आउट रेशो की है, वैसे ही एक समस्या बच्चियों की, बालिकाओं की शिक्षा में भागीदारी की भी एक बड़ी समस्या रहती है। खासकर जो विकसित जो राज्य हैं उनमें इस तरह की समस्याएं कम हैं और जो विकासशील राज्य हैं जैसे राजस्थान है उनमें ऐसी समस्या अक्सर देखने को मिलती है। तो इस विषय में सरकार क्या प्रयास कर रही है कि बालिकाएं हैं, जो बच्चियां हैं, वो शिक्षा के साथ अधिक से अधिक जुड़ सकें? देखिए, एक ज़माना था जब लड़के और लड़की को एक साथ क्लास में भेजने से अभिभावक कतराते थे जी, लेकिन आज जो ज़माना बदला है और इसमें को एजुकेशन ने काफ़ी अपना अहम रोल को एजुकेशन का हो गया है। फिर भी कई ऐसे हमारे प्रदेश में भी इंटीरियर एरिया हैं, बाड़मेर, जैसलमेर हैं, बीकानेर हैं, वहाँ पर जो बच्चियों को एक साथ बच्चों के साथ बैठा करके वो बड़ी क्लासों में नहीं एजुकेशन देना चाहते हैं। ये हमारे लिए चुनौती ज़रूर है, लेकिन इस चुनौती को हमने स्वीकार किया है, क्योंकि एक बालिका को शिक्षित करने का मतलब है 2 परिवार को शिक्षित करना, और बालिका एजुकेशन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और सरकार का फोकस भी है। गार्गी पुरस्कार हों, चाहे और कोई दूसरे छात्रवृत्तियाँ हों, उनके लिए प्रयास सरकार बराबर करती रहती है।
लेकिन इसमें मेरा ये मानना है कि बालिका और बालक एक साथ पढ़ें तो उसको एक तरीके से पहले से ही हम इस तरह की शिक्षा दें कि वो सारी चीज़ें वो समझ आए कि लड़का और लड़की में कोई भेद नहीं है, वो एक साथ पढ़ें। क्योंकि अब हमने जैसे इस बार ही बजट में घोषणा की है राजस्थान में कि हम नो बैग डे रखेंगे एक दिन हर शनिवार को नो बैग डे रखेंगे, तो हम सब चीज़ें उन बच्चों को भी बताएंगे, बच्चियों को भी बताएंगे। एक गुड टच और बैड टच ये होता है, तो छोटे छोटे बच्चों को हम लोग बताएंगे कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। तो धीरे धीरे एक ये सोच जो डेवलप होगी कि हाँ हम सब साथी हैं, हम साथ पढ़ें और अपना भविष्य का निर्माण करें। बच्चे और बच्चे में कोई फर्क नहीं है। उसको जेंडर के बारे में जो भ्रांतियां रहती हैं या जो संकीर्ण मानसिकता रहती है, उससे ऊपर उठाने के लिए हमको जो नो बैग डे का जो दिवस हमें मिलेगा वो हम उन बच्चों को समझाने में हम उपयोग में लेंगे। जी गोविंद जी, क्या वजह है कि सरकारी स्कूलों के लिए शिक्षकों का चयन एक व्यवस्थित तरीके से होता है, या यूं कहूं कि शिक्षक एक प्रक्रिया के तहत छनकर यहाँ तक पहुँचते हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादातर अभिभावक अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजने के लिए उत्सुक नज़र आते हैं? इसमें दोनों बातें हैं। एक तो क्या है कि लोगों को समाज का जो एक तरीके से नज़रिया ये बन गया कि हम हमारे बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे, वहाँ इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं तो फिर हमारे बच्चे को जल्दी आगे दूसरी जगह बड़ी नौकरियाँ मिलने में सुविधा होगी और उनकी थोड़ी ड्रेस जो है वो अट्रैक्टिव होती हैं, तो उससे भी होता है। थोड़ा वो इंग्लिश में बोलता है तो वो भी होती हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजस्थान प्रदेश में हमारे जो हिंदी मीडियम के स्कूलें हैं, सीनियर स्तर के जो स्कूल हैं वो बहुत अच्छे हैं। वहाँ के टीचर, हमारे जो सरकारी टीचर्स हैं वो कहीं प्राइवेट स्कूलों से बहुत बेहतर हैं। लेकिन एक लोगों जी की जो मानसिकता है वो प्राइवेट के प्रति, एक तो ये चीज़ हमें पीछे ले जा रही है, और दूसरा क्या है कि सरकारों में कहीं न कहीं सब्जेक्ट टीचर की कमी रहती है, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी रहती है। तो सब्जेक्ट टीचर अगर नहीं मिलता है तो कोई भी व्यक्ति ये सोचता है कि मैं 11वीं क्लास में अगर साइंस दिला रहा हूँ, मैथ्स दिला रहा हूँ, बायोलॉजी दिला रहा हूँ, अगर बायोलॉजी या मैथ्स का या इंग्लिश का टीचर नहीं मिलेगा तो मेरे बच्चे का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। तो वो फिर प्राइवेट की ओर जाता है, क्योंकि प्राइवेट में ऊंची फीस लगती है तो उसको टीचर मिल जाते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि राजस्थान में जो प्राइवेट स्कूलों में जो टीचर्स हैं उनसे बेहतर हमारे सरकारी में है। इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कोई कमी नहीं है। और अब हर प्रतिवर्ष हमारी इस एजुकेशन की अच्छी एजुकेशन को देखते हुए, क्वालिटी की एजुकेशन को देखते हुए लोग बहुत यहाँ इधर सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को डालने लगे। और पिछली बार हमने 33 जिलों में इंग्लिश, महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल खोले थे। 11,000 से ज़्यादा बच्चों ने एडमिशन लिया था। इस बार हमने 201 स्कूलें वो कर दी। आज 75,000 बच्चों ने एडमिशन ले लिया। तो अब समय की आवश्यकता है कि इंग्लिश भी मीडियम भी पढ़ना बच्चे चाहते हैं, अभिभावकों की और बच्चों की है। तो इस ओर हम अब हमारी सरकार ने आने के बाद में इसमें प्रयास किए हैं। आप 75,000 बच्चे आप समझ सकते हो कि मतलब जो है इस इंग्लिश मीडियम महात्मा गांधी में एडमिशन ले चुके हैं और अभी भी वेटिंग लिस्ट चल रही है 15 और 25,000 के लगभग की। तो मैं समझता हूँ ये जो लोगों की जो मानसिकता उसको हमको समझना पड़ेगा और हमें इसी दिशा में जाना पड़ेगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि हमारे सरकारी स्कूलों के टीचर बहुत बेहतरी के साथ में काम कर रहे हैं, अच्छी क्वालिटी के टीचर हैं, क्वालिटी की एजुकेशन दे रहे हैं और समाज इसको अब समझ भी रहा है और अडॉप्ट भी कर रहा है और अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेज भी रहा है। इसीलिए हमारा हर वर्ष सरकारी स्कूलों का जो नामांकन है वो बढ़ रहा है और प्राइवेट स्कूलों का घट रहा है। जी गोविंद जी, नई शिक्षा नीति की बात करें तो नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 डिजाइन को आप बच्चे के संपूर्ण विकास के रूप में किस तरह से देखते हैं? और ख़ासकर अगर मैं बात शुरुआती 5 साल की करूं तो शिक्षा विभाग बच्चे की नींव को मजबूत करने के लिए कितना तैयार है? देखिए, शुरुआती 5 साल ही बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और प्री प्राइमरी जो हमारी है वो अब तक कमज़ोर थी। इसीलिए हम लोग आगे फिर सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों से कंपटीशन नहीं कर पाते थे। अब हमारी सरकार ने आने के बाद में राजस्थान में जो
आंगनबाड़ी हैं उसको प्री प्राइमरी स्कूलें घोषित किया है। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम लोग दे रहे हैं, फर्नीचर भी दे रहे हैं, उनके लिए जो कार्टून्स हैं या जो पोस्टर्स हैं वो भी हम लोग दे रहे हैं। वहाँ पे सरकारी टीचर लगाने की भी हमारी प्रक्रिया चल रही है। तो हम चाहते हैं कि प्री प्राइमरी हमारी मजबूत होगी तो फिर हमारी कक्षा 1 से 5 के बच्चे मजबूत होंगे तो आगे चल करके हमें दिक्कत नहीं आएगी और उनकी क्वालिटी का जो है वो एजुकेशन की क्वालिटी का स्तर सुधरेगा। तो निश्चित रूप से ये कमी रही है, लेकिन अब हमने इस बार आने के बाद में इसको आगे टेकअप किया है और हम आगे आने वाले समय में और बेहतर तरीके से प्री प्राइमरी को अच्छे तरीके से मजबूत करते हैं। जी गोविंद जी, कोरोना के समय में बच्चों की सुरक्षा का जो सवाल है वो अक्सर सताता रहता है अभिभावकों को। तो इस क्षेत्र में कोरोना के बाद में जब स्कूलें अब खुलने वाली हैं उसके बाद में अब सरकार की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, बहुत ही शानदार आपने सवाल पूछा है, बहुत महत्वपूर्ण आज के समय में प्रासंगिक भी है। क्योंकि कोरोना के कारण से हर अभिभावक, हर बच्चा, हर टीचर, हर सरकार चिंतित है कि अब हम अगर स्कूल खोलते हैं, नहीं खोलते हैं तो बच्चे का भविष्य अंधकार में हो रहा है। अगर हम खोलते हैं तो कहीं उसके स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो जाए, वो कहीं संक्रमित नहीं हो जाए। और एक स्कूल में अगर कोई एक क्लास में बच्चा संक्रमित हो गया तो फिर उसके लिए हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसके लिए हमने एक गाइडलाइन बनाई है कि जब हम स्कूल खोलेंगे तो हमारे जो सोशल डिस्टेंसिंग की कैसे पालना हो, एक कक्षा में कितने बच्चे बैठते थे वो उसको थोड़ा दायरा हमको कम करना पड़ेगा। पहले फॉर एग्जांपल 25 बैठते थे और 12, 13, 15 ही हम लोग बैठाएंगे। मास्क लगा के लाना अनिवार्य करेंगे, अगर वो नहीं लाता है तो स्कूल से देंगे। एक साथ छुट्टी नहीं करेंगे, धीरे धीरे क्लास वाइज हम लोग छुट्टी करेंगे जी। और बच्चों को बिना मॉनिटरिंग के, टीचर्स के, उसको बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ेंगे जैसे वो मिले जुले नहीं। उसका जो मिड डे मील का खाने का है वो भी हम सिस्टम इस तरीके से बनाएंगे कि एक साथ भीड़ नहीं हो। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं कि आगे जब हमको स्कूल खोलनी पड़ेगी तो हम चाहे फीस का हो, चाहे उसको संक्रमित होने से बचाने की बातें हों, चाहे उसको क्वालिटी की एजुकेशन देने की बातें हों, इन सब चीज़ों के हमने एक रोड मैप तैयार कर रखा है। और उस रोड मैप के आधार पे हम एक गाइडलाइन जारी करेंगे और गाइडलाइन जारी करके जब स्कूल खोलेंगे तो हम इस तरह की व्यवस्था करेंगे कि हमारे बच्चे एजुकेशन भी लें और संक्रमित भी नहीं हो। जी गोविंद जी, आप राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं, आप राजस्थान के जो शिक्षक वर्ग हैं और जो युवा वर्ग हैं उनके लिए एक आदर्श के रूप में हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप हमारे युवाओं को, आज की पीढ़ी के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, युवाओं से मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि युवा हमारे भारत में, प्रदेश में एक बहुत बड़ी शक्ति है जी। और युवा जो दिशा दिखाता है, देश आगे उसी की राह पे चलता है जी। तो अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन लें, एजुकेशन लेकर के अपना एक एम बनाएं, उस एम के आधार पे चलें। मैं ये कर लूँ या मैं ये कर लूँ, इसमें अगर हो गए तो मैं समझता हूँ जो मंजिल आप पकड़ना चाहते हैं वो मंजिल नहीं पकड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंजीनियरिंग करते करते ही बीएड की सोच लेते हैं, एसटीसी की सोच लेते हैं, फिर बाबू की एग्ज़ाम दे देते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये 4 साल का जो कोर्स किया है, इसके पीछे मंशा यही है कि जो एजुकेशन की लाइन में जाना चाहता है, जो टीचर बनना चाहता है, वो उस 4 साल के कोर्स में प्रवेश ले, जिससे वो आगे चल करके अच्छा टीचर बन सके। तो एक एम के साथ में, एक मेहनत के साथ में, अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करते हुए, क्योंकि अभिभावक, माता पिता अपनी खून पसीने की मेहनत से बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके बच्चों के अच्छे भविष्य, सुनहरा भविष्य बने, इसके लिए वो प्रयास करते हैं। तो उनकी भावनाओं को ठेस नहीं लगे और हमारा भविष्य भी बेहतर हो। और अगर एक युवा अच्छे तरीके से अच्छा क्वालिफाइड हो जाएगा, अच्छी शिक्षा लेगा, संस्कारित शिक्षा लेगा, तो वो हमारा आगे का देश भी फिर उसी स्वरूप का बनेगा। इसलिए एक अच्छे देश नागरिक बनने के लिए हमको क्वालिटी की एजुकेशन लेनी है और एक एम के साथ जो भी काम आप कर रहे हैं, जिस दिशा में भी आप जाना चाहते हैं, एक ठोस निर्णय के साथ में आगे बढ़ें। मैं समझता हूं मंजिल आपके कदमों में होगी। जी गोविंद जी, आप हमारे स्टूडियो में पधारे और नई शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण पक्षों पर आपने हमारे दर्शकों के साथ अपने विचार साझा किए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार।